सभी को शांत रहेगा, ठीक है। चलिए आज हमारे पास है केमिस्ट्री 12 पेपर सेंटर एग्जाम का, और यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर का कोड अलग अलग होता है। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन बुकलेट है सेट 1 नाम का कोड है, आपके पास हो सकता है अलग अलग कोड भी हो सकता है। तो आप लोग बस क्वेश्चन देख करके आंसर को मैच करेंगे। तो हम लोग देखते हैं आज इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन बोला है कि द पैकिंग फ्रैक्शन इन अ केस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान दें। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है, शॉर्टकट तो लोग इसको पी बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। तो आपको 4 तरह के क्वेश्चन में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। एससीसी में आप फर्स्ट चैप्टर का है, एससीसी में आपको पढ़ाया गया होगा कि एससीसी में अगर बात की जाए तो ये होता है 52.4% अप्रॉक्सीमेट। बीसीसी का बात किया जाए तो बीसीसी का होता है 68%। ये है आपको पैकिंग एफिशिएंसी। क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी। लेकिन फ्रैक्शन पूछा है, बताइए। एफसीसी में होता है 74%। जब आप पढ़ेंगे तो सीखे होंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है। यानी कि टोटल कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है कोई यूनिट सेल है, तो उस यूनिट सेल के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, टोटल जितना स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा उसका नाम क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग एफिशिएंसी के हेल्प से क्या करेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो किसका पूछा हुआ है? एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक सेल। यहाँ कितना दिख रहा है? 74% दिख रहा है ना। इसमें से किसी का पूछ सकता है, एससीसी, बीसीसी या सीसी, कोई पूछ सकता है। तो जितना आपका दिया है 74% होता है, तो इसको क्या करेंगे? परसेंटेज को बाई 100 में कर देंगे। 100 कर देंगे 0.74। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 0.74, यानी कि 1 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। अब क्वेश्चन एग्जाम में घुमा सकता है, यहाँ पर एफसीसी पूछा है, हो सकता है बीसीसी पूछ सकता है, हो सकता है एससीसी पूछ सकता है। ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे, क्या पूछता है? क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, लिख देगा एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते बनाते हैं, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी का नाम लेकर बोलेगा कि इसमें कितना फ्री स्पेस होता है। ये फ्री स्पेस या इनफिनिटी स्पेस। तो मान लीजिए एक आपका यूनिट सेल रूम है, इस यूनिट सेल का पैकिंग सिस्टम पढ़ लिए कि 52.4 एससीसी में है, बीसीसी में कितना है? 68% है, एफसीसी में कितना है? 74% है। तो फ्री स्पेस का मतलब होता है 100% माइनस पैकिंग एफिशिएंसी। अगर एससीसी में पूछेगा कि एससीसी में कितना फ्री स्पेस है, तो क्या करेंगे? 100 में से क्या करेंगे? जितना होता है उतना क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? 100 और एससीसी में कितना आया था? 52.4, वो आएगा 52.4 माइनस कर कितना है? 1 से जाएगा। बीसीसी का पूछेगा तो 100 में से कितना माइनस करेंगे? 68, जितना आएगा उतना हो जाएगा। और एफसीसी में फ्री स्पेस पूछेगा तो 100 माइनस 74 करेंगे, जितना आएगा। तो फ्री स्पेस निकालने के लिए पैकिंग एफिशिएंसी को 100 से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो फ्री स्पेस भी काउंट हो जाएगा। इधर बात आ रहा है ना? कुछ नहीं दिख रहा। ब्लैक हो गया, वो हो गया। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब इधर पहले आया था ना, इधर आया था पहले, बस सिस्टम में हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। सेकंड क्वेश्चन पेपर लाए हम टिक लगा देना, ठीक है? पेपर लाए हो, पेपर लाए तो टिक लगा देना। क्वेश्चन सेकंड में है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड क्या है? आप पढ़े होंगे कि स्लाइड सॉलिड में स्लाइड सॉलिड था, उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे, इसके बेस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस में 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। मेटालिक सॉलिड, आपका आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड पूछा है, तो मेटालिक सॉलिड मतलब है जिसके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो? मेटल हो, या अगर पहचानना आपको है जितने भी मेटल होंगे, जितने भी क्या होंगे? मेटल, सब के सब कहाँ आएगा? मेटालिक सॉलिड में। यानी इसमें मेटल आपका कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल में क्या हो जाएगा? परास।
ग्रेफाइट आपका कोवैलेंट है, प्लास्टिक आपका क्या है, इकोनॉमिक क्रिस्टलाइन है, ये डायमंड क्या है, कोवैलेंट है। तो ब्रास यहाँ पर क्या है, मेटल रोल में है, तो मेटल इसका क्या है, ब्रास करेगा मेटालिक सॉलिड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, थर्ड नंबर कह रहा है कि when a electron occupies the empty space of negatively charged ion in a crystal then the defect is। तो अगर आपको ये जो डिफेक्ट है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, तो अगर ऐसा कंडीशन होता है कि स्पेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन क्रिस्टल देन द डिफेक्ट इज, इस को डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। और एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एफ सेंटर कैसा होता है, तो कलरफुल क्या होता है, कलरफुल एफ सेंटर होता है। ये भी आप लिखेंगे। यहां से आपको शॉर्टकी डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट दिया, तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, हाँ शॉर्टकी, या हिंदी में शॉर्टकी नहीं है, शॉर्टकी लिखा हुआ है, हिंदी में शॉर्टकी ही होता है, ये क्या होगा, ये क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट्स है ना। शॉर्टकी डिफेक्ट्स क्या है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट्स जो है, अगर आपका कोई क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल में इक्वल नंबर है ना, इक्वल नंबर में केटायन और एनायन क्या करते हैं, अपने पोजीशन से क्या होता है, डिसलोकेट, गायब हो जाते हैं। तो वैसे क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट्स। और शॉर्टकी डिफेक्ट्स के साथ में भी दे आते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट्स हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड में होता है, मॉलिक्यूल में होता है या सॉलिड में होता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। NaCl हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है, मैंने 6 का है, CaCl 8 का है। तो ऐसे कंपाउंड, और साथ में उसमें केटायन और एनायन का साइज लगभग क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, ये भी कह रहा है, एक दूसरा बात क्या करना कि जो आपका शॉर्टकी डिफेक्ट्स है, कौन सा डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट्स, तो ये इसको एक और नाम से जाना जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट्स में अगर सेम संख्या में केटायन और एनायन अपने पोजीशन से क्या होंगे, गायब होंगे, क्या होंगे, गायब होंगे, तो मेटल का डेंसिटी कम होगा कि बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो आपका सॉलिड होगा या आपका जो क्रिस्टल होगा, उसका डेंसिटी डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। अरे भाई, अगर मान लीजिए कोई आपके पास क्या है, कोई आपके पास क्रिस्टल है, यहाँ पर कोई क्रिस्टल है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब कहीं से गायब हो जाए, प्लस यहाँ से क्या हो जाए, ये ना है, ठीक है, प्लस माइनस ये रहे, और यहाँ पर क्या प्लस माइनस प्लस, यहाँ से माइनस, यानी ये दोनों गायब हो जाए, ठीक है, यहाँ पर भी ना रहे और यहाँ पर भी ना रहे, एक प्लस और एक क्या माइनस, समान संख्या में गायब हुआ। तो ऐसा क्रिस्टल में अगर डिफेक्ट हो तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट। अब बोल रहा है शॉर्टकी डिफेक्ट्स में जो आपका क्रिस्टल होता है, उसका डेंसिटी इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, डेंसिटी पे क्या डिपेंड करता है, डेंसिटी मास पे क्या होता है, डायरेक्टली होता है। यहाँ पर ध्यान देना कि अगर यहाँ से ये इसका भी कुछ मास होगा, इसका भी कुछ मास होगा, ये दोनों गायब हो जाते पहले के रेस्पेक्ट में। अब मतलब मान लीजिए यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं, अब इनका एवरेज मास निकाला जाए, हो गया, उस टाइम कुछ आएगा, दो लोगों को गायब कर दे, दोनों को हटा दे, क्लास से बाहर कर दे, उसमें उसका एवरेज मास निकाला जाए, क्या होगा, घट जाएगा, क्या होगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, डिक्रीज होगा। लेकिन जो आपको फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में जो आपका जो केटायन है वो क्या करता है, इंटरक्रिस्टल साइड में चला जाता है। तो जो अगर कोई इतना ही लोग बैठे हैं क्लास में, इसको उठाकर इसी में कहीं और बैठा है, तो पहले जितना मास आएगा एवरेज मास सबका तो वही आएगा ना, सेम आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पर डेंसिटी ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है ना, वेरिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट में है NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, ये आपको डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते हैं, मेजर किया गया है। अब क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल या कोऑर्डिनेशन नंबर से बता सकते हो। देखो NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, स्ट्रक्चर पूछा हुआ ना, स्ट्रक्चर पूछा हुआ है, ये पूछता है कि किस टाइप का सेल है, तब FCC सेल होता है। किस टाइप का यूनिक सेल का होता है, FCC, लेकिन स्ट्रक्चर पूछ दिया है कैसा है। तो NaCl जो होता है, NaCl में रेशियो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होगा 6:6।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से भी क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल सेट में पढ़ा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि एंजियोट्रोपी मिक्सचर क्या होता है। एंजियोट्रोपी मिक्सचर वो होता है, ये दोनों मीडियम में लिखा है ना, हिंदी और इंग्लिश, तो इंग्लिश बता जा रहा है। एंजियोट्रोपी मिक्सचर वो होता है जिसका बॉइलिंग मिक्सचर एट कांस्टेंट टेंपरेचर, मतलब कि जो एक निश्चित तापमान पर क्या करता हो, बॉयल करता हो, वैसे मिक्सचर को बोलते हैं एंजियोट्रोपी मिक्सचर। ये सॉल्यूशन कितना का टॉपिक है। अगला है, बार-बार हिंदी याद रखना, हमको बताना है इंग्लिश में, हिंदी वाले लिखेंगे, इंग्लिश वाले पढ़ते जाए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन को दिखाता है। तो राउल्ट लॉ क्या होता है, यानी कि आप पढ़े आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउल्ट के लॉ क्या करता है, ओबे करता है, और एक होता है जो राउल्ट के लॉ को ओबे नहीं करता, उसको क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, ये क्या है, एसीटोन, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, ये क्या है, एसीटोन। अब आप डायरेक्ट इसको नहीं याद कर सकते, या तो आपको लैब में जांचना पड़ेगा, या तो अभी तो आप थोड़ी देर यही जानते हैं कि इसका आंसर ये होगा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन जो है सॉल्यूशन जो है राउल्ट लॉ को शो कर सकता है, राउल्ट लॉ को पालन कर सकता है। तो वहां पर देखना कि दोनों में एक कॉमन होगा। क्या क्या कॉमन होगा, देखो जैसे मान लीजिए क्या है, टॉल्यूइन, क्या है, अरे टॉल्यूइन है ना, ये क्या है, बेंजीन, एक ही जैसा लगभग है। बेंजीन का स्ट्रक्चर, टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर लगभग एक ही जैसा, थोड़ा अंतर होता है, तो हम थोड़ा बड़ा सिमिलरिटी बस से बता रहे हैं। अब ये क्या है, बेंजीन, ये क्या है, इथाइल, ये अलग हो गया, ये बेंजीन हो गया, क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म, ये भी अलग हो गया। यानी अगर वैसा होते कि कौन राउल्ट लॉ को ओबे कर रहा है, तो ऐसा ऐसा सिमिलरिटी आएगा, ऐसे ऐसे, या CCl को या SiCl को, मतलब कुछ ना कुछ उसमें कॉमन दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको देगा। अगर कुछ एक राउल्ट लॉ को ओबे करता है तब तो दोनों का स्ट्रक्चर में थोड़ा सा सिमिलरिटी दिखाई देगा, SiCl को तो CCl को है, बेंजीन तो टॉल्यूइन, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, अब दोनों अलग हो गए, क्लोरोफॉर्म और एथेनॉल। क्लोरोफॉर्म अलग ब्रांच का है, एथेनॉल क्या होगा, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज। तो मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या लिखा जाता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर तो डाल दिया प्योर वाटर को 1000 ml हुआ, और उसका जो मास है वाटर का कितना होता है, मोलिकुलर मास 18 होता है, 1000 by 18 करोगे कितना आएगा, 55.5 डायरेक्ट, क्योंकि आपने यहाँ भी मिला कितना है, तो उसको एक वन में मैंने मान के चलेंगे, 1000 by 18 डिवाइड तो क्या देगा, 1895। हाँ, मोलारिटी दिया है, तो मोलारिटी से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोलारिटी को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, ये भी आपसे पूछा सकता है। साथ में आगे जाओगे तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा, इसमें कौन जो है टेंपरेचर पर डिपेंड करता है, कौन टेंपरेचर डिपेंड नहीं करता है। जिसके फार्मूला में वॉल्यूम होगा टेंपरेचर पर डिपेंड करेगा, जिसके फार्मूले में वॉल्यूम नहीं होगा टेंपरेचर डिपेंड नहीं करेगा। बताओ, मोलारिटी के फार्मूले में वॉल्यूम आता है, मोलारिटी के फार्मूले में वॉल्यूम है नहीं है, मास है। क्या बोले मोलारिटी, अच्छा मोलारिटी में मोलारिटी की बात है, मोलारिटी के फार्मूले में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, ये होता है। तो यहाँ पर तो नहीं है वॉल्यूम, तो ये डिपेंड नहीं करेगा। लिखेगा, ये क्वेश्चन आता है जैसा कि कौन सा इसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है टेंपरेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, टेंपरेचर डिपेंड नहीं करता। तो ऐसा क्वेश्चन है तो वहां पर क्या खोजना, मोलारिटी, या 4 ऑप्शन देगा, 3 ऐसा ऑप्शन होगा जिसके फार्मूले में क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो क्या उनका हो सकता है, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, आपको उधर जाओ तो फॉर्मालिटी आ जाएगा, नॉर्मलिटी, मोलारिटी और फॉर्मालिटी। मोल फ्रैक्शन देगा तो नहीं होगा,
मोलारिटी देगा तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इस जिसका ट्रिक है वो जरूर बताया जाएगा, नहीं होगा खराब बताएगा। which will have the highest osmotic pressure in है highest osmotic pressure। इसमें कैसा हुआ था, चूंकि जानते हो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर काम करता है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसमें डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स। तो ध्यान देना है कि ये जो भी सॉल्यूशन है 1 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन 1 ग्राम यूरिया 1 मोलर है, 1 मोलर सॉल्यूशन 1 मोलर एलएम सॉल्यूशन 1 मोलर NaCl। तो आपको सर्च करना है कि किसमें ज्यादा आयंस होगा, वाटर में डिजल्व करते किसमें ज्यादा आयंस होगा। तो ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। इसको अगर वाटर में डिजल्व करते इसमें तो आयन घटेगा ही नहीं, इसमें आयन है ही नहीं। यूरिया भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी आयन में डिसोसिएट नहीं होगा। एलएम का फॉर्मूला देखते हो K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2O होता है नहीं। और NaCl तो दिख ही रहा है, NaCl को अगर देखेंगे तो मतलब दो ही आयन है, एक प्लस और एक माइनस, दो आयन है ना। लेकिन इसको देखो पोटेशियम फिर सल्फेट फिर ये एल्युमिनियम का प्लस, फिर यहाँ पर -2, फिर यहाँ पर +1 इनका -2, ज्यादा आयन होगा, ज्यादा आयन जिसमें आएगा उसी का ज्यादा है। इसका क्या है आंसर, तो हो जाएगा आपको 1 मोलर एलएम सॉल्यूशन। 9वां क्वेश्चन में है कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज expressed by which of the following। मतलब क्या है कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो डेल्टा टीएफ केएफ होता है ना, तो किसका बोला है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। एक होता है डेल्टा अपने डेल्टा टीएफ डायरेक्टली एम, तो डेल्टा टीएफ अगर हटाते तो क्या आता है केएफ इनटू एम, होता कि नहीं होता है। यही है आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, लेकिन ये क्या है डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट, ये टॉपिक है। यहां से क्या पूछ रहा है केएफ, क्या पूछ रहा है केएफ, केएफ बराबर क्या आ जाएगा बताओ तो एम डेल्टा टीएफ बटा क्या आ जाएगा एम हो जाएगा, डेल्टा टीएफ बटा एम क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेल्टा टीएफ बाय पोलैरिटी का स्मॉल डी होगा स्मॉल है ना, तो मोलारिटी होता है जिसको स्मॉल है उसको डी होगा। अच्छा एम ने दिया दोनों ने दिया है, हाँ तो मोलारिटी तो नहीं होगा ना, मोलारिटी ना मुझे मोलारिटी ये कॉन्सेप्ट है। हाँ मोलारिटी डिफाइन उसका वही है कि जब डायरेक्टली होता है किसके होता है मोलारिटी के डायरेक्टली होता है, ये वाला सही है क्योंकि ये वाला जो है आपका क्या आ जाएगा कैपिटल एम है। अब जो जल्दीबाजी वाला है इसको मार दिया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि the temperature at which the solid and liquid state of a substance is equilibrium at 1 atmospheric pressure is covered। तो ये आपको पढ़ाया गया सॉल्यूशन चैप्टर में, ये डेफिनेशन किसका है मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का ये डेफिनेशन है। वहां पर हम पढ़ते हैं ऐसे डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। यहां बोल रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि उसका जो लिक्विड और सॉलिड स्टेट है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या हो जाए इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। यहाँ पर क्या मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि क्या है वो ए एंड सी हो जाएगा। फास्ट नंबर बता रहे नेक्स्ट में है 11th में एन इलेक्ट्रोलाइट इन ए सब्सटेंस व्हिच। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट वैसे सब्सटेंस होता है जिसको वाटर में डिसॉल्व करके क्या होता है एनालाइज हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा 11 में क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट में है 12 में when electric current is passed through aqueous solution of AlCl3 then 15.5 gram Al is equal। इसको बनाना पड़ेगा कैसे बनेगा। एल्युमिनियम जो क्लोराइड है मान लीजिए कि AlCl3 से क्या पास करना है AlCl3 से इलेक्ट्रिसिटी पास करना है। क्या पास करना है इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर एल्युमिनियम Al+3 में डिसोसिएट होगा हैं तो और इधर ये दिख नहीं है उससे बोल देना हम दिख रहा है ये दिख रहा है
ठीक है। एल्युमिनियम कितना, एल्युमिनियम अगर इलेक्ट्रिसिटी पास तो एल्युमिनियम 3 आयन बनाएगा, तो याद ध्यान दो 3 आयन का मतलब होता है 3 मोल। एल्युमिनियम अगर +3 में जा रहा है इसका मतलब क्या है 3 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 मोल, कितना होगा 3 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 मोल उसको चाहिए डिसोसिएट होने के लिए, कितना चाहिए 3 मोल। यानी आप ऐसे कर सकते हो 3 मोल मतलब 3 फैराड, 3 मोल मतलब 3 फैराड। और एल्युमिनियम का मास कितना होता है 27 ग्राम, तो 27 ग्राम एल्युमिनियम के लिए अब कितना यूज किए 3 फैराड, कितना यूज किया 3 फैराड। एल्युमिनियम +3 है ना 3 फैराड, तो 1 ग्राम से कितना आ जाएगा 3f/27, कितना पूछा है 13.5 ग्राम आएगा, कितना आएगा 3f/27 कितना आएगा 13.5, 3 से 9 15 से 5 कितना आएगा 1.5, इसका आ जाएगा 1.5 है। अब ये क्वेश्चन बना सकता है एल स्केल से तो इसके लिए जितना होगा उतना होगा, अलग होगा तो अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि ऑन इंक्रीजिंग डायल्यूशन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, देखो बोलूंगा मैं ऑन इंक्रीजिंग डायल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का अगर क्या करते हैं और डायल्यूशन करते हैं तो उसका जो क्या होगा इंक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी क्या करेगा इंक्रीज, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में आयन रिलीज होंगे, ज्यादा अमाउंट में आयन रिलीज होंगे। जैसे मान लीजिए 2 तरह का होगा, एक ज्यादा क्या होगा कॉन्सेंट्रेट होगा, एक क्या होगा ज्यादा डायरेक्ट होगा। अगर एकदम कॉन्सेंट्रेट चीज में अगर वायर डाल देंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पैदा नहीं होगा, जो जितना ही डायल्यूशन है उतना इलेक्ट्रिसिटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिखाएगा। इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ तो विच ऑफ द फ्लोइंग यूज इन सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है KCl, क्या होता है KCl पोटेशियम क्लोराइड। द आयन विच इज द मोस्ट डिडली ऑक्सीडाइज, कौन सा आयन जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, ध्यान दो ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है यानी जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से क्या करे लॉस कर दे, तो लॉस कौन करेगा जो आउटर मोस्ट उसका सेल क्या चाहिए बड़ा, तो कौन होगा आयोडीन, साइड में बड़ा ही है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो आप, पढ़ाए एनर्जी कैल पढ़ाया जाए तो उस पर डिपेंड करें, तो क्या रहेगा I-। नेक्स्ट में है द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, मोलेक्युलरिटी, टेंपरेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इस पर डिपेंड नहीं करता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है मोलेक्युलरिटी, यहाँ पे लिखा है अवसंगतता, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी राइट आंसर का ही होगा, इस पर डिपेंड करेगा मोलेक्युलरिटी, इस पर डिपेंड करता है। आपको पढ़ाया गया है द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द 4-5 फैक्टर पढ़ाया गया है ना, 4-5 फैक्टर है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड, अच्छा पढ़े नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, 4-5 फैक्टर है, आपको पढ़ाया तो समझ आ जाएगा क्या केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का। नेक्स्ट में है एडीएफसी क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या होता है कि एक मोलेक्युलरिटी है ना के साथ कोलिजन होता है, इधर कितना दिख रहा है इस एक ही मोल है ना, ये हो जाएगा 70 क्या हो जाएगा एक मोलेक्युलरिटी 1 मोलेक्यूल है, 1 मोलेक्यूल है तो 1। ये कह रहा है कि if the half life period of the first order reaction is 30 minutes, the how much time would be required for 70% complete of the reaction। देखो अगर इसको बनाना हो तो मेथड तो लंबा होगा, इसको बनाने के 2 मेथड है। अगर ऐसा क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, ऐसा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है और ऐसा कंडीशन अप्लाई हुआ तो 75% है तो बचा कितना 25%, कितना बचा 25%। लेकिन यहाँ क्या 30 मिनट, तो कोई लोग 100 करके बताता है कि 30 है तो पूरा हो जाएगा 1 घंटा, आधा का फुल 1 आवर होगा ना, लेकिन इसको अगर पूरा बनाना हो तो एक फॉर्मूला है T half equal to 0.693 by K, T half equal to 0.693 by क्या होता है K। अब यहाँ पर दिया T half क्या बनाया 30 क्या बनाया 30, यहाँ पे क्या लीजिए 30
यहाँ क्या लगेगा 0.693 बता क्या होगा 6, यहाँ से 30 डिविजन क्या लेंगे 0.693 बाय क्या होगा 30 क्या है ना। अभी के का वैल्यू निकालना पूछा क्या हुआ है टाइम पूछा है। क्या पूछा है टाइम। तो अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ है। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ का फार्मूला क्या है। तो t हाफ इक्वल टू 0.693 बाय k। अभी कहां से आया प्रूव भी किया जा सकता है चैप्टर में जाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है तो अभी आपने क्या निकाला k जिसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे रेट कांस्टेंट। हमसे क्या पूछा है टाइम। एक फार्मूला होता है t रेट कांस्टेंट के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए फार्मूला होता है k इक्वल टू होता है 0.1 by t k इक्वल टू 1 by t 0.693 log a बटा a माइनस x। ये पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा है ना। पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब a का वैल्यू a होता है 100। ये क्या होता है 100 कभी भी a क्या लेना है 100 a माइनस x क्या है जितना पूछा x क्या है जितना पूछा। यहाँ कितना आ जाएगा 25। यहाँ आएगा 100/25। अरे बोलो 100/25 आएगा कि नहीं आएगा। कट में कितना आएगा 4। लॉग कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर कितना होगा लॉग 4। लॉग 4 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा k इक्वल टू कितना आएगा बोलो 0.0 के वैल्यू आएगा 0.693 बाय 30 है ना 1/t। तो t तो t हो गया है 1/t तो t निकालना है। यहाँ पे आया था 0.693 लॉग यहाँ पे था 4 हो गया। अब निकाला क्या है t ये कट जाएगा है कट जाएगा 30 ऊपर है 1/30 ये 1/t log 4 होता है 2 का स्क्वायर। अब log पर करना पड़ेगा अपन 2 का स्क्वायर 1/30 1 by क्या आ गया t। ये log 2 का स्क्वायर तो होता है log m के पावर n होता है n log m है। तो 2 log 2 हो जाएगा 2 log तो 3 को दूसरा करो अप्रोक्स उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा 30 into 2 log 2 आ रहा है 30 गुना 60 log 2 का वैल्यू है 0.3010 अप्रोक्स उतना है। मतलब पूरा आपको एक्सप्लेनेशन में बताना पड़ेगा तो लेकिन डायरेक्ट याद कर लो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बता ही देगा। जब आएगा तो उतना हम बताएंगे लेकिन शॉर्टकट में है कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो हाफ लाइफ दे दिया ठीक हो तो वहां पर आप 2 टाइप कर देना आंसर हो जाएगा अप्रोक्स में। अब जो दिया है ऑप्शन में वही बताया जाएगा कुछ आ भी सकता है। इसका लॉन्ग प्रोसेस वही है तो हम बता रहे हैं। लॉन्ग प्रोसेस जो आपको चैप्टर पढ़ाया था लॉन्ग प्रोसेस आपको बताया जाएगा। अगर ऐसे सॉल्व कर रहा था आएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन में है द यूनिट ऑफ रिएक्शन इज। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है ध्यान दो। इसका भी शॉर्टकट ट्रिक है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या है इसको बोलते हैं आर का रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम यानी चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पे आ रहेगा कंसंट्रेशन यहां पे आ रहेगा टाइम। ध्यान दो कभी भी कंसंट्रेशन को ऐसे लिखते हैं बिग ब्रैकेट के अंदर। तो कंसंट्रेशन यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर ये होता है टाइम का सेकंड। ऊपर रहेगा क्या आएगा मोल पर लीटर ये होगा क्या आएगा पर सेकंड। मोल पर लीटर पर सेकंड क्या है इसका मोल पर लीटर पर सेकंड ये हो जाएगा 90 का सी मोल पर लीटर पर सेकंड। एक चीज है मोल का t half equal to
ये हम कुछ कह रहे हैं यहाँ पे इसलिए आंसर ना आया। हाँ जो ही फॉर्मूला होता है ना ये वाला यहाँ पे जो वैल्यू टूट गया तो हम पूरा हम कर देते हैं। फॉर्मूला ठीक था यहाँ पर, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म में टी हाफ से हम निकाल लेते हैं, टी हाफ इक्वल टू 0.693/k। यहाँ से k निकाल देते हैं और k निकाल करके इस फॉर्मूला लगाएंगे, k इक्वल टू या ये गलत या होता है 2.303 होता है, ये गलत है 2.303। तब होता है टी, कब होता है लॉग a बाई a माइनस x। अब बनाओ करेगा, ठीक है। हाँ 2.303 तो है आया हुआ, टाइम पूछा ये टाइम इधर चला के इधर गया कि यहां से निकाल देते हैं और log a बाई 100 बटा 100 माइनस 25 25 तो 4 log 4 का वैल्यू पुट करते हैं t का निकाल सकते हैं। हो गया, वही पहले कहानी आई का भी नहीं आंसर। हां हाइड्रोजन क्या बोला, हाइड्रोजन इज अब्जॉर्ब्ड बाय व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। ये आपका सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का टॉपिक है। तो हाइड्रोजन में एब्जॉर्बर एब्जॉर्बेंट है ना, एब्जॉर्प्शन का शब्द पढ़ना है। ये आपका सही का डी ऑप्शन से लगा है कि हाइड्रोजन जो है निकेल प्लैटिनम और पेटियम क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब दो तरह का। जैसे मान लीजिए कि कोई कपड़ा ले, कोई फोम ले, फोम क्या करेंगे, फोम, और फोम को वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दो तो कुछ समय के बाद क्या होगा, फोम क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसी तरह हम लोग केमिकल रिएक्शन में पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर अगर इसको हम डालते हैं निकेल प्लैटिनम के ऊपर हाइड्रोजन अगर डालते हैं तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन फ्रॉम freshly prepared precipitate by the addition of suitable electrolyte is called। ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा तो हो जाएगा इसका पेप्टाइजेशन। सही लगा, क्या बोलेंगे, पेप्टाइजेशन। ये इसी चैप्टर का है, सरफेस केमिस्ट्री का जो 5वां चैप्टर है इसी चैप्टर का है। यदि आप नहीं पढ़े हो तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। इसमें है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज लाइफिलिक कोलाइड। क्या बोलेंगे, लाइफिलिक। दो तरह का होता है, लाइफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक और लायोफोबिक। यहाँ पर स्टार्च सॉल्यूशन सही लगा है, स्टार्च सोल। क्या बोलेंगे, स्टार्च सोल। लायोफोबिक और लायोफिलिक। एक होता है वाटर के साथ एफिनिटी का रखने वाला, एक होता है ऑयल के साथ एफिनिटी रखने वाला। तो दो तरह का होता है, एक होता है इलेक्ट्रो क्या बोला, लायोफिलिक, एक होता है लायोफोबिक। दो तरह होता है, एक आपको वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा और एक है आपको ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये दो तरह का होता है। यहां पर है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडप्शन इज कॉल्ड, एंड एडप्शन हो रहा है ना, उसमें अगर कोई एनर्जी रिलीज होता है, जो हो रहा है उसी से एनर्जी पूछ रहा है तो क्या लेगा, एडप्शन एनर्जी। 23 क्या लेगा, सी एडप्शन एनर्जी। 24 में है कि द फंक्शन फ्लक्स ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग ऑफ ए ओर इज, यानी क्या है कि जो आपका स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है, स्मेल्टिंग प्रोसेस ये आपका सी चैप्टर का टॉपिक है। स्मेल्टिंग जो होता है तो स्मेल्टिंग अलग अलग होता है, जैसे जिंक जेडन है और यहाँ पर सी लगा दें, इसका नाम है स्मेल्टिंग प्रोसेस। ऑक्साइड और को कार्बन के है ना हेल्प से, कोक के हेल्प से क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं। इसी प्रोसेस का नाम क्या है, स्मेल्टिंग। क्या बोलेंगे, स्मेल्टिंग। तो ऐसा क्यों कराते हैं, इसके अंदर जो भी गैंग है, गैंग का मतलब क्या है, तो ओर में प्रेजेंट जो भी क्या है इंप्योरिटी है उसको करने के लिए रिमूव किया जाता है, इसको गैंग बोलते हैं। तो हो जाएगा टू रिमूव गैंग। 25 में है कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में किसका एक्सट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में किसका एक्सट्रैक्शन होता है। तो ध्यान दो, इलेक्ट्रोलाइसिस में वही आएगा जो एक्टिविटी सीरीज में क्या होगा, हाईली होगा। हाईली एक्टिविटी सीरीज वाला जो भी एलिमेंट है उसका जो भी कंपाउंड होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से क्या होता है, उसका एक्सट्रैक्शन होता है। तो देखो अल्कली ग्रुप 1
ग्रुप 2 और साथ में एल्युमिनियम मिल दिया है। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 एल्युमिनियम भी एक्टिव है, ग्रुप 1 के भी मेटल एक्टिव होते हैं, ग्रुप 2 के भी एक्टिव होते हैं। इनके कोई भी कंपाउंड नहीं है तो लास्ट में जो एक्सट्रैक्शन होगा किससे होगा? पहले तो सब कुछ होगा, लेकिन सबसे लास्ट वाला प्रोसेस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डी अल्काइलिन, अल्कालाइन और साथ में क्या है? एल्युमिनियम। तीनों 26 में है जोन रिफाइनिंग मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन। जोन रिफाइनिंग मेटल ये आपका 6 चैप्टर का है। जो जोन रिफाइनिंग में किसका यूज होता है? वहां पर यूज होता है अल्ट्रा प्योर मेटल। अल्ट्रा प्योर मेटल को रिफाइन करने के लिए जोन रिफाइनिंग है। यहां पर आपको आ जाएगा चैप्टर में आ जाएगा मॉन्ड प्रोसेस, वेन आर्किल प्रोसेस, है ना। वन आर्किल प्रोसेस से आपको टाइटेनियम का यूज होता है और मॉन्ड प्रोसेस से निकेल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। मतलब कितना आता है? ठीक है, समझिए। लीचिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। लीचिंग प्रोसेस किसके लिए होता है? लीचिंग प्रोसेस आपको एल्युमिनियम के लिए होता है। किसके लिए? एल्युमिनियम। बॉक्साइट को लीचिंग जब किया जाता है तो एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाता है। बता रहे इसका आंसर एल्युमिनियम। 27 का ए। नेक्स्ट में है किसका जल अपघटन नहीं होता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हाइड्रोलाइज। देखो यहां पर आंसर तो 2 होना चाहिए लेकिन दिया है 1। किसका हाइड्रोलाइज नहीं होता? EF3 और NF3 दोनों हाइड्रोलाइज नहीं होता वाटर के साथ, है ना। हाइड्रोलाइज हाइड्रोलिसिस प्रोसेस जल्दी नहीं होता, लेकिन आपको 2 ऑप्शन दिया है, किसको मानोगे? ज्यादा हाइड्रोलिसिस दोनों होता है, होता दोनों है। which of the following oxide more acidic? ये आपको पीरियोडिक टेबल में जब लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो पैटर्न आपको पढ़ाया गया होगा पी ब्लॉक के प्रकार। आप क्वेश्चन जो मिला वो पी ब्लॉक का है, ये आपको नोट्स में मिल होगा। तो नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड एक्टिविटी सीरीज में क्या है? पहले कौन होता है? नाइट्रोजन, उसके बाद आता है फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी और मस्कोबियम। एंटीमनी बिस्मथ, उसके बाद क्या होता है? मस्कोबियम। ये आपका एसिडिक प्रॉपर्टी पढ़ाया है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम टाइप का एलिमेंट एक ही सीरीज में जा रहा है, सबसे पहले पूछा हुआ है N2 वाला, अगर क्या है एसिडिक मेथड। अगर नोट्स है उसमें देखा ना अरेंज दिया गया है, अरेंज किया गया होगा। IX7 में हाइड्रोलाइजेशन क्या है? ये तो आपको ट्रिक पढ़ाया गया था, इसका ट्रिक पढ़ाया गया था नहीं? अरे हाइड्रोलाइजेशन का ट्रिक पढ़ाया गया था। IX7 में पूछ रहा है तो IX7 का IF5 तो अच्छा IF5 तो आपको पढ़ाया गया है हाइड्रोलाइजेशन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? सेंट्रल एटम कौन है? I है। कैटायन कितना होता है? 7। मोनोवैलेंट एटम कितना है? 5। कैटायन एनायन नहीं है, 0 हो गया। यहां क्या कर दोगे? आधा 12/2 कितना आ जाएगा? 6 और 6 हो जाता है sp3 sp3 अब चूंकि देखो ये एक्सप्लेनेशन है ना, तो जो है वही बताया जाएगा। कोई सोचा कि एक एक्सप्लेनेशन पूरा हम सीख जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सबका अलग अलग टॉपिक, समय पर अलग टाइम लगेगा। अब मान लो हम इतना ही बताएं, अब कोई कह रहा है कि यार समझ में नहीं आया, ये पहले भी पढ़ाया गया है। या हाइड्रोजन निकालने का फार्मूला भी होता है तो आपको पढ़ाया गया है। ये नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस कैटायन है प्लस एनायन प्लस नंबर मोनोवैलेंट एटम बाय 2। अब सोशल करना 2 आता था तो sp, 3 आता तो sp3 है ना। 2 आएगा तो sp, 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो sp3b और 6 आएगा तो sp3b2। ये तो बता दिया sp3b2। हाँ, which of the following is a paramagnetic? पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है? जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप रियल स्ट्रक्चर बनाओगे तो टाइम तो लगेगा। यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा? Cl O2 यानी कि अगर इसका रियल स्ट्रक्चर तो अगर ऑर्बिटल्स में अरेंज करेंगे और जैसे हम लोग क्या पढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं VBT थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड से पढ़ाया था। ऑर्बिटल होगा क्या होगा?
ऐसे कंसेप्ट अगर देखते हैं तो पैरामेट्रिक मतलब होता है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा वो हो जाएगा आपका पैरामेट्रिक। नेक्स्ट में है व्हिच ऑफ द लाइटेस्ट एंड नॉन कंबस्टिबल गैस। इसमें कौन हल्का भी है जलता भी नहीं है? क्या होगा? हीलियम। इसमें क्या जाएगा? हीलियम। HCl2 की स्ट्रक्चर क्या है? ये आपको हाइड्रोजन बता सकते हो या HC इसमें इस साइड में रहता है, इधर रहता तो अच्छा रहता। क्या बोलेंगे? H2F2 HCl2 क्या है? लीनियर। क्या है? लीनियर। या आपको पी ब्लॉक के लास्ट में हम पढ़ाए थे। पी ब्लॉक के लास्ट में पढ़ाया था कि एक ऐसा एलिमेंट है जेनॉन है, जेनॉन का कैसा कंपाउंड होता है, तो जेनॉन के हाइब्रिडाइजेशन से हम बताए थे कि किसका स्ट्रक्चर क्या होगा। किसी का ऑक्टाहेड्रल था, किसी का स्क्वायर प्लेनर था। HCl4 बताओ, स्क्वायर प्लेनर है ना? हां, तो वहां से आया। ऐसा नहीं तो अलग से है, जो नोट्स में तुम लोग है वहीं से आएगा। जिसको पता, जो प्रैक्टिस होगा वो बना लेगा। ऐसे नहीं एग्जाम में भी आता है। ये जो क्वेश्चन दिया है अभी तक क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा हुआ है, अभी तक नहीं पूछा है, पूछा सेंटर दिया NaOH को हीट करके हो गया। तो 34 क्या हो गया? NaOH अगर हॉट वाटर डाल के क्या बनेगा? NaCl और साथ में वाटर। 35 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट विश पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पढ़ाया गया है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होता है हाइड्रोजन में? हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है? क्लोरीन। कौन होता है? क्लोरीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। यहाँ पर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वोलेटाइल। ये भी आपको आयरन में पढ़ाएगा पी ब्लॉक में, जाके देखना आपके नोट्स में लिखा होगा लीस्ट वोलेटाइल लिखा होगा, लेकिन वाटर को नहीं लिखा होगा। वाटर लिखा होगा, आपको लिखा होगा हाई वोलेटाइल। एक इसमें होगा हाई वोलेटाइल, लिखा होगा लिस्ट वोलेटाइल। लिस्ट वोलेटाइल आपको क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लिखा है? H2 लिखा है ना? कौन सा फैमिली का है? ऑक्सीजन फैमिली है ना, ग्रुप 16 का है। कौन सा है? ग्रुप 16 का है। अच्छा, वोलेटाइल मतलब जल्दी से वेपराइज ना हो, है ना? वाटर 100 पर है, बाकी सब क्या है? और ये आपको भी नोट्स में मिलेगा। सबसे कम ठीक है। 37 में इस क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक क्या है? तो बना सकते हो। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्या होगा? बता दो क्या होगा? डी। अरे क्रोमियम का नंबर कितना होता है? 24 होता है। 24 का आर्गन 4s1 3d5 आर्गन 4s1 ठीक है। Fe+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? Fe+2 तो Fe की जगह होता है आर्गन 4s2 3d6। ये हो गया सिर्फ Fe का। कुछ किसका रहा है? Fe+2 का। तो 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, तो क्या बनेगा? 3d6 और 3d6 को हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे बॉक्स में ऐसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 कितना आया? 4 आया। तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट में है द नंबर हो गया लैटेराइट कंट्रैक्शन इज रिस्पांसिबल फॉर व्हिच फैक्ट? ए डी एंड एफ ब्लॉक में लास्ट में आएगा। लैटेराइट कंट्रैक्शन का रीजन क्या है? तो जिरकोनियम एंड हॉफनियम का एटॉमिक साइज लगभग क्या होता है? सेम होता है। इसका आंसर क्या होगा? सी। जिरकोनियम एंड हॉफनियम आर ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियस। 49 सीरियम के द्वारा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट? ये किसका आ जाएगा? बी। ठीक है, अभी तो आपको इसका तो कोई प्रूफ नहीं है, अलग-अलग से अलग-अलग आता है। कितना आ जाएगा? +3 और +4 सीरियम +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। 41 में क्या है? 41 में है ये K3Cr C2O4 थ्राइस में क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो बना सकते हो ना? ये तो बना
क्या पूछा है? पहले पूछना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? 3। इसकी डेंसिटी क्या होती है? ऑक्सीडेंट है तो 2, तो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कितना हो गया? 6। ऑक्सीडेशन अब पूछा है, ऑक्सीडेशन निकाल लो 1 into 3 प्लस क्रोमियम को क्या मान लेंगे? x, और ऑक्सीडेंट का चार्ज कितना होता है? -2 into 3 इसका कितना आएगा? 0 प्लस 3 प्लस 6 यानी हो जाएगा +3। सॉल्व करते ना आएगा 3। अब देखो 6 3 बस ये रह गया ना। अब इसको घुमाया था, इसमें कोऑर्डिनेशन में लिखा है तो पहले कोऑर्डिनेशन पूछा है तो पहले 6 आंसर आएगा। अब इसी में करा था 3 6 पहले लिखा था तो कोई उसी को मार देगा। तो डिग्री देखना है, अरेंज देखना है, कब क्या पूछा है? तो क्या आएगा? 6 and 3। हाँ 42 में है कि K3Al2O4 थ्राइस का आईपीसी नोमेनक्लेचर क्या है? तो कैसे बताया गया है? आईपीसी नोमेनक्लेचर पढ़ाया गया है, पढ़ाया गया है। पहले क्या करते हैं? आईपीसी नोमेनक्लेचर अगर बनाना हो तो क्या करते हैं? पहले में डालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। तो पोटेशियम क्या होता है? 1 into 3 प्लस एल्युमिनियम क्या मान लिए? x, ऑक्सीडेंट क्या होता है? -2 इनटू क्या हो गया? 3 इसके इक्वल 0। कितना आएगा? +3 आएगा। +3 आएगा ना। अब देखो बाहर में क्या है? पोटेशियम है, पहले आउटर में है तो पहले आउटर वाला बोल दो कि मेटल है तो पहले क्या आ गया? पोटेशियम। पहले क्या आ गया? पोटेशियम। उसके बाद हम लिगेंड पे जाएंगे, ट्राई ऑक्सीडेटो। 3 को ट्राई बोलते हैं, ट्राई ऑक्सीडेटो तो ये पोटेशियम ट्राई ऑक्सीडेटो। आप ध्यान रखना ये माइनस में ऑक्सीडेट क्या होता है? माइनस। एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम, यहां पे एल्युमिनेट है, कहां लिखा है? पोटेशियम ट्राइऑक्सीडेट एल्युमिनेट, और इसके लास्ट में ये वाला रोमन नंबर दिखाते हैं। हां तो पोटेशियम ट्राइऑक्सीडेट एल्युमिनियम। हां जैसा कॉम्प्लेक्स है तो वो 3 ना बता दो। इसमें नहीं, वो सिर्फ ईएम लगता है, इथिलीन डाइइमीन में लगता है। 20 इथिलीन डाइइमीन में लगता है। अगला हो गया AgCl NH4 के साथ किसके साथ? ये जब सॉल्यूशन बनाएगा तो आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या पढ़ाएंगे? सिल्वर मिरर टेस्ट। 3 नंबर कौन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है? इसका सिर्फ ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। तो ऑक्टाहेड्रल कब होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। इसका 6 है, 8 है। नंबर ऑफ लिगेंड डेंसिटी ऑफ लिगेंड बनेगा। ऐसे डेरिवेटिव थ्योरी से बनाना तो बहुत लंबा प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन नंबर से बना लो। which Grignard reagent form which of the following dry ether? Grignard reagent का फॉर्मेशन कब होता है? Grignard reagent कब बनता है? ये पूछा है। तो आपको पढ़ाया गया है कि अल्काइल हैलाइड इसके साथ मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, ड्राई रिएक्शन का बनना है RMDX। यहाँ मैग्नीशियम हो गया, ये क्या हो गया? RX। तो RX क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कौन है इसमें? इथाइल क्लोराइड, C2H5Cl अल्काइल है। यहाँ हो रहा है C2H5 C2H5KCl हाइड्रोलाइसिस D। यहाँ पर ध्यान दो, 2 स्टेप में देखना है कि C2H5Br KCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? C2H5Cl बनेगा। क्या बनेगा? C2H5Cl बनेगा। इसके साथ करेगा तो क्या बनेगा? एक जगह पर क्या आएगा? C2H5Cl। फिर ए वाले को बोल रहा है हाइड्रोलाइसिस करना है किसके प्रेस में? HCl प्रेस में। ऐसा कंडीशन होने बनेगा आपका प्रोपानोइक एसिड। क्या बनेगा? प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड 2 स्टेप रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड का उपयोग किसके बनाने में होता है? RX का रिएक्शन हम लोग कहां पढ़े हैं? RX के हेल्प से क्या क्या बना सकते हैं? प्रिपरेशन में हम लोग पढ़े बहुत सारा अल्कोहल बनता है, एल्केन बनता है और एल्कीन। तो अब आएगा ऑल ऑफ दीस। पर्टिकुलर में क्या आएगा? दिस। 48 अल्काइल हैलाइड का ये भी आपको पढ़ाया गया है। अल्काइल हैलाइड का क्या बना
द डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो आपको पढ़ाया गया होगा आर आई है, आर डी आई, आर सी एल, आर एफ लिखता नहीं, फ्लोरोक्लोरोब्रोमोन आयोडो। मोस्ट स्ट्रॉन्गली है लिस्ट लिस्ट लिस्ट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली हुआ। तो क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है, सबसे पहले हाई तब लो लो लो, ज्यादा हाई बोले आरसीएल नहीं, आरबीआर आई अलग है, आरआई आरबीआर और आरसीएल ज्यादा ही, इससे कम उससे कम। ब्यूटेन टू क्या है, ब्यूटेन टू क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, ब्यूटेन टू का जब स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, OH से दो अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। हाँ लिखा है रेक्टिफाइड स्प्लिट कंटेंट। रेक्टिफाइड स्प्लिट में क्या होता है, रेक्टिफाइड स्प्लिट में 95 से 96%, 95 से 96%, 95 से 96% में क्या होता है, अल्कोहल होता है। 95 से 96% अल्कोहल होता है। एक कौन सा टका है, ये आपका नोट्स जो बनवाया गया था, मतलब कि जो हाईलाइट के हमें पढ़ा था ना, सबसे लास्ट में यही नोट्स लिखा होगा, जहां आपको पढ़ाया गया होगा क्या बोलते हैं, पावर अल्कोहल स्प्लिट, साथ में आपको वाइन बनाने की प्रोसेस वहीं पे होता है। कौन अल्कोहल लिपस रिएजेंट के सबसे तीव्र गति से, ये ध्यान दो, लिपस रिएजेंट के साथ वही रहेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल। ये अल्कोहल के साथ कितना का ग्रुप है, 3 है ना, 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल है, लिपस रिएजेंट के साथ दिखाता है। 3 डिग्री अल्कोहल का OH से 3 अल्काइल ग्रुप। अब इसको बनवाएंगे नहीं बच्चे। 52 बोला है, इसमें कौन सिंपल इथर है, सिंपल इथर मतलब क्या होता है, अगर ROR लिखा है तो यहाँ और यहाँ दोनों क्या लिखिए, सेम, दोनों क्या लिखिए, सेम। यहाँ C2H5 C2H5 सिंपल इथर मतलब है कि दोनों अल्काइल ग्रुप क्या हो, सेम हो, ऑक्सीजन से अटैच। 53 टॉलेंस रिएजेंट इन अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ यूज ऑफ द फ्लोइंग। ये टॉलेंस रिएजेंट जो बनता है अमोनिकल सॉल्यूशन होता है किसका, सिल्वर नाइट्रेट का है, किसका होता है, सिल्वर। तुम देख नहीं इधर, तुम पहले उधर लीजिए, पढ़ लो, 2 नंबर बढ़ जाएगा। तो एग्जाम में क्या था सर, आप क्या हैं, एग्जाम में क्या था, यहाँ पे अरे बोल रहा हूँ एग्जाम में किसमें तो आ गया, फिर गलत भी होगा तो क्या कर सकते हैं। अरे भाई तुम गलत कर दी, गलत बात है, लेकिन ये कांसेप्ट पता है, तुम सही करोगे एग्जाम में ना, ये बात है। मैं एक कुछ ही तो दोबारा नहीं पूछेगा, वैसे ही पैटर्न रहेगा या कुछ क्वेश्चन मैच कर देता है। ध्यान, तुम्हारा सेंटर एग्जाम जितना भी होगा पूरा पेपर को तुम मिला करके तुम बोर्ड एग्जाम मिला, अब समझ आ गया कितना पूछ रहा है। कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम फॉर्मेट के मिक्सचर को हीट करके क्या बनता है, बनता है एसिटाल्डिहाइड। क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड। एक रिएक्शन में लिखे थे हम, कहां देखिए रिएक्शन लिखना है, कैल्शियम सिट्रेट और कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करके क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड के साथ बनेगा कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन आता है, क्या रहेगा, कैल्शियम एसिटाल्डिहाइड। 54 में क्या रहेगा, नेक्स्ट में है CHO का आईटीसी नाम क्या होगा, अब ये थोड़ा रखना होगा, क्या नाम है, CHO 1 2 3, 2 मिथाइल, 2 पर आया तो या 2 मिथाइल लॉन्ग चेन कितने कार्बन है, 3 एल्डिहाइड ग्रुप है, अल लगेगा, प्रोपेन में अल, 3 मिथाइल प्रोपेनॉल, एक्टिव 2 ना, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 पे है ना, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। वही लिख रहा है, क्या लिख रहा है, आईपीसी नहीं लिखना। निम्नलिखित में विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन आपको NH2 4N6 का फार्मूला पूछ दिया है। NH2 ये आपका ओमेगा CH2 4N6 इसका यूज करो,
यूज नहीं है, आपका एमीन चक्र है ना, उसमें मिलेगा इनोट्रोपेन। नेक्स्ट में है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल आइसोमर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? RCOOH, RCOOH किसके साथ शो करेगा? देखो इसमें कौन ऑक्सीजन है? दो ऑक्सीजन है। तो किसके फॉर्मूला में दो ऑक्सीजन होता है? ईस्टर में होता है, बोल रहा है ईस्टर में किसके साथ? which is flowing most strong, कौन? मोस्ट। हाइड्रोजन का संख्या कितना है, कितना बढ़ेगा? एसिड में वही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। Cl3 है, इसमें C2 है, एक Cl, इसमें दो Cl है, वैसे एसिटिक एसिड है, तो ज्यादा इंक्रीज करेगा ऐसे आपको देखिए। जब फॉर्मिक एसिड को विच ऑब्टेन फॉर्मिक एसिड हीटेड विद द कॉन्सेंट्रेट एसिड H2SO4 कॉन्सेंट्रेट के साथ जब हीट करेगा तो आपको बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड 59 क्या आएगा? D, कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन आपको लिखना है हां नीचे क्या है, ऐसे लिख भी सकते हो, लिख भी सकते हो। क्या बोला है? फॉर्मिक अम्ल को, फॉर्मिक एसिड को इसके साथ H2SO4 के साथ क्या करेंगे? हीट करेंगे तो बनेगा CO और H2। क्या बनेगा? CO और H2, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। एस्टामाइड का रिएक्शन इसके साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है? एस्टामाइड मतलब RCONH2। एस्टामाइड किसके साथ? ब्रोमीन और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा तो बनाता है आपको 1 R है ना, तो एक RNH2 बनाएगा, यानी कि प्राइमरी एमीन बनाएगा। प्राइमरी में क्या बना? मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन। नेक्स्ट पे है which are following acetyl chloride not obtained from acetic acid by the reaction of the following। ये याद रखो Cl दिख रहा है, लेकिन जब हम रिएक्शन पढ़े हुए क्या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन, आपको ये भी पढ़ाएंगे, ये भी पढ़ाएंगे, इसे पढ़ाएंगे। दोनों कंडीशन में आपको RCl बना होगा, RX बना होगा, कब बना होगा? RX। यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्लोरोफॉर्म के साथ नहीं होगा। 61 में क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 60 नंबर 1 पे ये आ जाएगा रिएक्शन। गैब्रियल रिएक्शन, गैब्रियल फैक्टलमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हिच द फ्लोइंग। एक तरह का रिएक्शन है गैब्रियल रिएक्शन, बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसके रिएक्शन में कभी नहीं आएगा तो बनेगा प्राइमरी एमीन। क्या मिलेगा? प्राइमरी एमीन। आप याद रखेंगे 1 डिग्री एमीन। एक कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या होता है? कोई एक कार्बोहाइड्रेट, इस तरह आपको बायोमोलिक्यूलर चैप्टर है, एक चैप्टर है जो आपको बायोलॉजी में लगभग है, आरएनए डीएनए है ना। कार्बोहाइड्रेट C/H22O11 मान लो क्या है? शुगर है। शुगर में का शुगर कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन होता है CH2H2O1 जनरल फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्म ये होता है, एग्जाम में क्वेश्चन में रहा है CH2O1 जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट्स। डिफिनेशन भी वही है, वैसे लेकिन कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 63 64 एडीन कितना क्या है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या होता है? तो ग्लूकोज आपका, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा उसमें होता है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर उसमें क्या रहेगा? कीटोन ग्रुप। अब फार्मूला दोनों का सेम है, C6H12O6 दोनों का फार्मूला सेम, ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का दोनों का फार्मूला सेम, लेकिन कंडीशन क्या हो गया? इसमें एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें क्या हो गया? कीटोन ग्रुप। तो कैसा होता है? फंक्शनल ग्रुप बदल गया, तो क्या रहेगा? फंक्शनल आइसोमर। कॉड लिवर तेल में उपस्थित होता है, कॉड लिवर कनकोड इज ऑयल। कॉड लिवर जो होता है ओमेगा 3 को लिखा है वो
कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है। में ए दिया है, डी नहीं दिया है, ए हो जाएगा। कॉड लिवर ऑयल ये डी होता है। ए और डी है। कौन पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है? पेप्टाइड बॉन्ड ये आपको ग्लाइसिन में एस्टर पढ़ाया जाएगा, आपको इसी चैप्टर में है, एमीन चैप्टर में ही आएगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड आपका होता है NH और यहाँ पर होता है कौन सा ग्रुप? यहाँ पे एमीन ग्रुप। कौन ग्रुप है? एमीन ग्रुप। लास्ट में यू लिखता है। इस अंतर क्या बोलते हैं? अमाइड ग्रुप। जहाँ पे अमाइड ग्रुप होगा यहाँ पर पैटर्न ऐसे होगा, इधर कुछ होगा, इधर कुछ होगा। Which of the following is condensation polymer? कंडेंसेशन पॉलीमर कौन नहीं है? क्या बोला है? कंडेंसेशन पॉलीमर है। कंडेंसेशन पॉलीमर पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस से पॉलीमर बनता है, और पॉलीमर दो तरह होता है। एक पॉलीमर होता है कि सेम टाइप के मोनोमर से बन जाए। किससे बन जाए? सेम टाइप के मोनोमर से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? देखो थोड़ा बताता है। मालूम है हम लोग जानते हैं पॉलीथीन, क्या बोलते हैं? पॉलीथीन। नाम पे पूरा कर क्या है? पॉलीइथीन। पॉलीथीन लिखा है ना, नाम में क्या है? पॉलीथीन। बहुत सारे इथीन, सेम टाइप का मोनोमर इथीन हो गया, मोनोमर आपका इथीन हो गया, अब पॉली लग गया तो पॉलीमर बन गया। तो पॉलीथीन एक पॉलीमर है। तो पॉलीथीन आपका सेम टाइप के, क्या सेम टाइप के, किसी से सेम टाइप के मोनोमर से बना है। तो सेम टाइप के मोनोमर से जो बनता है उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर या एडिशनल पॉलीमर। होमोपॉलीमर या एडिशनल पॉलीमर। और जो डिफरेंट टाइप के पॉलीमर से बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोपॉलीमराइजेशन यानी कंडेंसेशन पॉलीमर। यहाँ पे देखो डूना एस भी आपका कंडेंसेशन से बनता है, नाइट्रोजन भी हो जाता है, बैकलैप भी हो जाता है। सब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और चित्र पढ़ा तो पढ़ाया जाएगा डूना एस का मोनोमर क्या होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है, एसिटिक एसिड हेक्सामिथाइल डाइइमीन होता है, वो आपको बताएंगे। अब यहाँ पर एक बार में सब कुछ क्लियर है। एम्पिसिलिन क्या होता है? सबसे लास्ट का टॉपिक है, क्वेश्चन है। केमिस्ट्री यूजिंग आवर डेली लाइफ, इसमें मेडिसिन के बारे में पढ़ना है। एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक क्या है? जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में आता है मेडिसिन। नायलॉन बनाने में कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है? अब देखो यहाँ पर सिर्फ नायलॉन बोल दिया है, लेकिन नायलॉन तो दो तरह का होता है। एक नायलॉन 6 होता है और एक होता है नायलॉन 6 होता है। अब इसमें स्पेशल नाम रखा नहीं है। तो नायलॉन 6 का मोनोमर होता है एसिटिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइइमीन। एसिटिक का मतलब दिख गया, लेकिन नायलॉन 6 का होता है कैप्रोलैक्टम। क्या होता है? कैप्रोलैक्टम। इसे कुछ नहीं रहा, क्या रहेगा? एसिटिक एसिड। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक रूप में होता है, NO2। सॉरी N2O। क्या है? N2O। लाफिंग गैस का जो है एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, और एंटीसेप्टिक के रूप में ये बॉल में भी क्या होता है? एनेस्थेटिक, क्या है? बेहोश करने के लिए, निश्चेतक मतलब बेहोशी प्रदान करने के लिए। जैसे बॉल बेबी मतलब कि न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, वहां पर फीमेल को एक नीडल भी दिया जा सकता है ना। ऑपरेशन में भी, ऑपरेशन में ये नहीं मिलता है, अलग दिखता है। इसे क्या समझते हो जाओ यार, कुछ आईपीएससी में उनके साथ यार इधर आते हैं। कंप्लीट हो जाए हाँ ले यहाँ पर कैसे जब दिया ताकि तो आप सब एक पूरा हो रहा है। सीएल के लिए सीएल अगर ये आप किसी नंबर कैसे करना है तो क्या करोगे? लॉन्ग चेन देखोगे तो लॉन्ग चेन किधर से आएगा? इधर से लॉन्ग चेन, इधर से लॉन्ग चेन, लेकिन इसका पोजीशन क्या चाहिए? मिनिमम। ये रहेगा 1 2 3 4। दो को क्या है? सीएल क्या बोलेगा? 2 क्लोरो और कितने का? 1 2 3 4 क्या है? 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका देखो सेकंड नंबर चलो 5 का स्कोर, ठीक है। तो बोल रहा है इसका कैसे नियम क्या होगा? आप देखो इसमें उनका क्या है? 1 2 3 4। कोई ऐसे भी जाकर ऐसा हो सकता है,
बात तुम्हारी हुआ। अल्फाबेटिकल 1 को क्लोरोफिल पर मिथाइल, 1 को क्लोरोफिल मिथाइल, तो क्या आएगा 1 क्लोरोफिल मिथाइल। लॉन्ग से कितने कार्बन है 4, तो 4 को क्या बोलेंगे ब्यूटेन। अल्फाबेटिकल बोल देंगे Cl CH3 अलग अलग है ना, अल्फाबेटिकल बोल देंगे। लास्ट में 5 हो गया, लास्ट में 5 हो गया। लिया CH3 CH2 CH3 CH2। देखो ग्रुप क्या दिया है एल्डिहाइड, मेन ग्रुप क्या है एल्डिहाइड, तो कभी भी काउंटिंग एल्डिहाइड से करो। आंसर है एल्डिहाइड से। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कोई क्या इधर रिवर्स हो जाए तो बात नहीं, आप इधर ही आ सकते हो हैं। हम इधर से रिटर्न हो जाए तो भी कितना पाएगा हैं। आई 1 2 3 4, अब हो गया 1 2 3 4, अभी 3 पाएगा ना, तो हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और ब्यूटेन में क्या लग जाता है अल, एल्डिहाइड में हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसको देखो ये कौन सा ग्रुप है बीच में, कितने ग्रुप है काउंटिंग 1 2 3 4, 3 तो क्या है मिथाइल, हो जाएगा 3 मिथाइल मिथाइल। लॉन्ग में कितने कार्बन है 4, तो 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट। कितना पाया है 2 पर, और 2 के क्या होता है ओन, ब्यूटेन 2 हो जाएगा, ब्यूट 2 ओन ब्यूटेन 2 ना, ब्यूटेन 2 ओन तो डबल 2 बार होना है ना, 2 बार होना है ना, ब्यूट 2 ओन। नेक्स्ट में है थर्ड नंबर Cl3COO Cl3COO, बीच में कौन सा ग्रुप है एक्स्ट्रा ग्रुप है। ये अगर इसको अल्काइल बना दे तो क्या बनेगा इथाइल, बीच में अल्काइल है ना, तो क्या हो गया इथाइल। पहले पढ़ाया गया एसीटेट, तो एसीटेट को आईपीएस में क्या बोलेंगे ईस्टर में एथेनोएट, एट लग जाता है तो जाएगा इथानोएट, पहलेगा इथानोएट। यहाँ पर देखो एसिड ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। लॉन्ग से 4 कार्बन, OH का पोजीशन 3, तो 3 को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो 4 में एसिड में क्या होता है तो ब्यूटेनोइक, क्या आएगा ब्यूटानोइक ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट है 5 CH3 CH2 CH2 NH2, कौन सा ग्रुप लास्ट में है एमीन है, और NH2 क्यों नहीं काउंट करता है यस 1 2 3, किस नंबर पे है ये 1 नंबर पर, या तो बोलो प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन, या बोलो एमिनो प्रोपेन, क्या बोलेंगे एमिनो प्रोपेन, प्रोपेन 1 एमीन या एमिनो प्रोपेन, 1 को आप शॉर्ट में बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप जितना याद कैसे में बना के लेकर